हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण को मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 13 सितंबर को कंडक्ट होगी और बीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 7 से 8 सवाल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार सरकार का बजट और यूनियन बजट मैं पूर्व में डिस्कस कर चुका हूं। बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे को भी मैं पूर्व में डिस्कस कर चुका हूं। इसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो PDF है और जो भी पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है बजट इकोनॉमिक सर्वे, उन सभी का PDF हमारे पेड ग्रुप में अवेलेबल है। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके पेड ग्रुप के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। अब आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण जो कि वित्त वर्ष 24-25 से संबंधित होगा। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण था जो हमने डिस्कस किया है, तो बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 14 अध्याय थे। ठीक है, कितने चैप्टर्स थे? 14 चैप्टर्स थे। लेकिन जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 14 अध्याय थे, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में टोटल 13 अध्याय हैं। जो भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसे कब पेश किया गया? 31 जनवरी 2025 को। किनके द्वारा? तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया। तो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया, जिसमें टोटल 13 अध्याय हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जीडीपी वृद्धि दर। तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखेंगे तो देखिए 2023-24 में भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर रहा है स्थिर कीमत पर, जीडीपी वृद्धि दर भारत सरकार का 2023-24 में 8.2% रहा है। 24-25 वित्त वर्ष में अनुमानित था 6.4% और 25-26 में बजट में अनुमान लगाया गया था 6.3 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे अगर देखा जाए तो 24-25 का भले है, लेकिन उसमें डेटा अधिकांश आपको 23-24 का मिलेगा, इसीलिए एक्यूरेट 23-24 में वृद्धि दर रहा है 8.2%, लेकिन 24-25 और 25-26 दोनों अनुमानित है। 24-25 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अनुमान था जीडीपी वृद्धि दर भारत का 6.4% और 25-26 में बजट के अनुसार अनुमानित वृद्धि दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, 24-25 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.8% और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीडीपी वृद्धि दर और कृषि क्षेत्र वृद्धि दर 24-25 में 3.8% और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर 6.2%। ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली आप देखेंगे कि जो बिहार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होती है बीपीएससी की, उसमें डेटा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। और डेटा ऐसी चीज़ है जिसे आप जब तक 7 बार 8 बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, PDF आप उसे बार बार नहीं देखेंगे, तब तक वह डेटा पे आपकी पूरी कमांड नहीं आ पाएगी। तो जितना मैक्सिमम कोशिश करें आप लोग इसे रिवीजन करने की। ठीक है, तो जीडीपी वृद्धि दर कंप्लीट हो गया। अब आइए राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 23-24 में जीडीपी का 5.6% रहा है और 22-23 में 6.4% रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे 23-24 वित्त वर्ष में अगर पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा भारत का कितना रहा है, तो 5.6%, और उसके पूर्व वित्तीय वर्ष में 22-23 में 6.4% रहा है। खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मीट्रिक टन था और 23-24 में बढ़कर हो गया 332.3 मीट्रिक टन। ठीक है, तो 23-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 23-24 में रहा है 332.3 मीट्रिक टन। अब आइए विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, यहाँ जो डेटा होगा वह बिलियन डॉलर में होगा। विदेशी मुद्रा भंडार देखिए 3 जनवरी तक का जो आंकड़ा है, 3 जनवरी तक 2024-25 में जो वित्त वर्ष 24-25 था, उसमें 3 जनवरी तक 634.6 बिलियन डॉलर यह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। और भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार था कि वह 10 माह से अधिक आयात कर सकता था, विदेशी वस्तुओं से विदेशी व्यापार कर सकता था। ठीक है, तो 24-25 में अगर यह दिसंबर तक का आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए, अमूमन दिसंबर तक का आंकड़ा पूछा जाता है कि दिसंबर तक भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, तो दिसंबर
सितंबर तक ये आंकड़ा अगर पूछा जाएगा तो 640 अरब डॉलर होगा, ठीक है। और अगर 3 जनवरी तक का डेटा अगर देखा जाए वित्त वर्ष के 24-25 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो 634.6 बिलियन डॉलर था, ठीक है। 10 माह से अधिक के आयात हेतु यह 640 बिलियन डॉलर कर लीजिए, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। अन्य 3 कौन कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे जापान है और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। और विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आगे हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करें उससे पहले पेड बैच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। हमारी टीम ISPCS सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए एक पेड बैच को लॉन्च किया गया है। उस पेड बैच का फ़ी पूरे 1 साल का फ़ी रखा गया, 500 रुपये वन टाइम पेमेंट है। इसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट दिए जाएंगे उसे समझिए। सितंबर 2024 से लेकर एग्जामिनेशन होने तक मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स मिलेगा जो यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 करके जो आती है, तो परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जनवरी 2025 से विजन IAS का भी शॉर्ट नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार करंट अफेयर मंथली वाइज इसके तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लस में डेली PIV अपडेट्स भी 1 दिन 2 दिन गैप करके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है जो पेड बैच बना हुआ है। पेड बैच जो है वह टेलीग्राम ग्रुप पे बना हुआ है, अलग से सेपरेट पेड ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पे सारे कंटेंट अभी तक दिए जा चुके हैं, अभी तक का सारा अपडेटेड दिए जा चुके हैं। इसके अलावा बजट का PDF और इकोनॉमिक सर्वे अभी जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज हो गया तो संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज का भी PDF यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस जो भी कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से उन सभी का PDF इसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार का हिस्ट्री का तीनों सेक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, ये सब का भी हैंड रिटन नोट्स जो होगा वह इस पेड ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री प्रोवाइड किया जा चुका है, कल शाम तक मेडावल हिस्ट्री का PDF जो है वह प्रोवाइड करा दिया जाएगा आज या कल होते होते, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट 500 रुपये पेड बैच का चार्ज है और ये सारे कंटेंट इसमें दिए जा रहे हैं। तो पेड बैच में आप कैसे जुड़ेंगे, तो पेड बैच में जुड़ने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं 8375934036 या 9870564701। ये 2 नंबर है, दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। 2 में से किसी भी नंबर पे 500 रुपये आप लोग पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देना है। आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़कर सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए भी ये 2 में से किसी भी नंबर पर आप लोग फ़ोन करके या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप से आप लोग जुड़ते हैं तो करंट अफेयर और बिहार स्पेशल ये दोनों सेक्शन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लगभग 50 अंक की तैयारी आपको इस 500 रुपये के तहत आपको कराई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इससे जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसे लाभ प्राप्त करें। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा देखा, अब आते हैं बेरोजगारी दर में गिरावट। देखिए ज़मीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। 2017-18 में बेरोजगारी दर था 6%, लेकिन 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर हो गया 3.2%, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितना रहा, तो आप क्या बताएंगे, 3.2%। GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में 55.3% तक पहुंच गया। तो सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है, 55.3%। और कुल कार्यबल का 30% कार्यबल जो है वह सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र का अगर निर्यात में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र के निर्यात में विश्व में नंबर 1 पे है USA, और कुल जो सेवा क्षेत्र का निर्यात होता है उसका 13% सिर्फ USA के द्वारा निर्यात किया जाता है। भारत जो है 4.3% हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 7वें नंबर पे आता है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक स्थापित की है, जो कि कुल बिजली उत्पादन का 46.8% है और 2030 ईस्वी तक इसे 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो लक्ष्य है वह पंचामृत के तहत आता है। पंचामृत के तहत COP26 में 5 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो उनमें से एक था कि 50% गैर जीवाश्म से
ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है, तो अभी जो गैर जीवाश्म ईंधन से हमें जो बिजली उत्पादन हो रही है, कुल जो स्थापित क्षमता है उसमें देखा जाए तो कुल बिजली उत्पादन का 46.8% वह स्थापित क्षमता हो चुका है। अगर इस आंकड़ों में देखा जाए तो 2,13,701 मेगावाट बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हो रही है। वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 के लिए देश के जीडीपी में कृषि व संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% है। ठीक है, अभी हमने सेवा क्षेत्र में देखा 55.3% संभवतः ऊपर था। ठीक है, सेवा क्षेत्र, कृषि व संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 16%। और इन 16% की जो हिस्सेदारी है उसमें कुल आबादी का 46.1% आबादी इस कृषि क्षेत्र से संलग्न है। सेवा क्षेत्र में हमने देखा कि 30% आबादी सेवा क्षेत्र में संलग्न है, लेकिन 46.1% की आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है। विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 11.6% है। वित्त वर्ष 24-25 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात, यह निर्यात सेक्शन है। ठीक है, तो 24-25 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात या वस्तु प्लस सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है और यह 6% वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो भारत वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने कुल कितना निर्यात किया? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो कुल कितना निर्यात हुआ? देखिए, अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पहले 9 महीने का क्यों दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 जो है वह मार्च 2024 से चलकर मार्च 2025 तक का सेशन होगा 12 महीने का। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे संसद में कब पेश किया गया? 31 जनवरी। तो 31 जनवरी का पेश किया गया, यानी कि डेटा दिसंबर तक का होगा, तो पहले 9 महीना का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 24-25 मानकर चलिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल कितना निर्यात किया गया भारत के द्वारा? तो 602.6 बिलियन डॉलर इतना निर्यात किया गया है 6% वार्षिक वृद्धि के दर से। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि की दर से 682.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब समझिए, यहाँ पे कुल जो निर्यात है, निर्यात हमने किया है 602.6 बिलियन डॉलर और हमने यहाँ पर आयात किया है 682.2 बिलियन डॉलर। तो आयात हमने ज़्यादा किया तो हमारा क्या हो गया? व्यापार घाटा हो गया, क्योंकि व्यापार घाटा तब होगी जब हम आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे। तो इसके कारण व्यापार घाटा कितना हो गया? आयात माइनस निर्यात, तो दोनों को माइनस करेंगे तो लगभग 79.5 बिलियन डॉलर का भारत का व्यापार घाटा रहा है वित्त वर्ष 24-25 में। तो यह डेटा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त वर्ष 24-25 में निर्यात कितना हुआ? 602.6 बिलियन डॉलर। आयात कितना हुआ? 682.2 बिलियन डॉलर। तो व्यापार घाटा कितना हुआ? लगभग 79.5 बिलियन डॉलर। अब आइए कपड़ा निर्यात। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इन डेटा को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किस क्षेत्र में? कपड़ा और परिधान के क्षेत्र में। कपड़ा एवं परिधान उद्योग जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। यानी कि जितना कुल निर्यात जो भारत के द्वारा किया जाता है उसमें 12% निर्यात कपड़ा एवं परिधान उद्योग का है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है कौन? कपड़ा वस्त्र निर्माण क्षेत्र, जिसमें अभी वर्तमान समय में 45 मिलियन से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। तो कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कपड़ा क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करके नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जिसमें 1,46,195 किलोमीटर NH यानी कि नेशनल हाईवे शामिल है। वित्त वर्ष 24-25 में 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारत में सड़क नेटवर्क कितना है? तो 63.4 लाख किलोमीटर भारत में सड़क नेटवर्क है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर जो है वह सिर्फ नेशनल हाईवे है। वित्त वर्ष 24-25 में कुल कितना सड़क नेटवर्क में कुल कितने सड़क की लंबाई जोड़ी गई? यानी कि 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है वित्त वर्ष 24-25 में। अगला पॉइंट है, भारत का डेटा सेंटर बाजार 2032 तक बढ़कर 11.6 बिलियन डॉलर तक होने की उम्मीद है। अब आइए जल जीवन मिशन।
जल जीवन मिशन 2019 में प्रारंभ किया गया है और 2019 में प्रारंभ किए जाने के बाद से लेकर वर्तमान समय तक 12 करोड़ से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई जा रही है। इसमें 100% कवरेज वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। ये यहाँ पर 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 100% आबादी को 100% जो पॉपुलेशन है 100% वहाँ पे कवरेज किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% आबादी को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। तो इन 8 राज्यों में कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। 100% कवरेज करने वाले राज्य यहाँ पे होगा, ठीक है। सॉरी, यूटी होगा, केंद्र शासित प्रदेश। जो पीडीएफ दिया जाएगा ग्रुप में उसे इसमें एडिट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो 100% कवरेज वाले यूटी कौन कौन है? अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव एवं पुडुचेरी। ये हैं 100% कवरेज वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। ओडीएफ प्लस गाँवों की संख्या, ओडीएफ प्लस गाँव की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो ओडीएफ प्लस गाँव की संख्या वर्तमान समय में 3.64 लाख है। अंतरिक्ष अवसंरचना, भारत के पास वर्तमान समय में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां मौजूद हैं। 19 संचार उपग्रह हैं, 9 नेविगेशन उपग्रह है, 4 वैज्ञानिक उपग्रह है और 24 भूप्रेक्षण उपग्रह है। सरकार का अंतरिक्ष विजन 2047 निम्न 4 परियोजनाओं को शामिल करता है। इनमें गगनयान, चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन और NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसमें शामिल है। तो सरकार का अंतरिक्ष विजन 2047 जो है, अंतरिक्ष विजन 2047 4 परियोजनाओं को शामिल करता है। इन 4 परियोजनाओं में गगनयान, चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शामिल है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पे है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पे है। 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। यहाँ पे खरीफ खाद्यान्न उत्पादन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यह 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इतिहास में पहली बार वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या से अधिक हो गई है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वृद्धों की संख्या में तेजी से इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 2024 में 44 हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मूल्य कितना है? 44। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत की टियर 1 रैंकिंग 100 में से 98.49 के सराहनीय स्कोर के साथ इसकी साइबर सुरक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। IMF के डेटा के अनुसार, IMF का जो विश्व इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2028 तक भारत $5 ट्रिलियन एवं 2030 तक $6.307 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट IMF की कहती है कि वित्त वर्ष 2028 तक जो भारत है वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 होते होते $6.307 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला कंट्री भारत हो जाएगा। विदेशी ऋण की स्थिति, सितंबर 2024 के अंत तक देखा जाए तो 19.4% विदेशी ऋण था GDP का। विदेशी ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में 53.4% एवं भारतीय रुपये में 31.2% रहा है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक पेटेंट जो फाइलिंग है उसमें भारत 6ठे स्थान पर है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से 25 तक 15% की दर से बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है
कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने हेतु 8% की वृद्धि हासिल करना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार, अब मेंस वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक प्राप्ति की, हम विकसित भारत का लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करेंगे 2047 तक, तो यह तभी सपना साकार हो पाएगा जब हम लगातार 8% की ग्रोथ रेट को प्राप्त करें। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। कहाँ कितना से घटकर? 5.4% से घटकर 4.9% हो गई है। आरबीआई एवं आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 ईस्वी तक मुद्रास्फीति घटकर 4% तक हो जाएगी। सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के कुल निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, और अभी हमने आयात निर्यात का डेटा ऊपर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो भारत के कुल निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। अब आइए उद्योग सेक्टर। उद्योग सेक्टर अगर देखा जाए तो वैश्विक विनिर्माण में चीन की 28.8% हिस्सेदारी की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। ठीक है, तो वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2.8%। चाइना की हिस्सेदारी समझिए कितना गुना ज़्यादा है, 28.8% चाइना की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान समय में है 2.8%। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती है। भारत के औद्योगिक मूल्य का 43% हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है। यानी कि अब इससे समझिए, भारत का जो कुल औद्योगिक मूल्य है उसका लगभग आधा 43% जो हिस्सा है सिर्फ 4 स्टेट से हमें आता है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट भारत के कुल औद्योगिक मूल्य का 43% हिस्सा सिर्फ इन 4 स्टेट से आता है। जबकि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट को काउंट करेंगे तो भारत के कुल औद्योगिक मूल्य का सिर्फ 1% भी नहीं है, 0.7% या पूर्वोत्तर राज्य। तो यह दिखा रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में भारत में किस प्रकार से क्षेत्रीय असमानता है। एक तरफ 4 राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, 4 राज्य जो है कुल औद्योगिक मूल्य का 43% हिस्सा सिर्फ वो 4 राज्य वहन करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर को देखेंगे तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, उनमें 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी जैसे क्षेत्र भी इसमें नगण्य मात्रा में शामिल हैं। तो यह भारत में क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। ठीक है, तो सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान, मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उद्योग भारत के पास है 3rd लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2015 के 81वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक, ठीक है, ये आपको देखिए इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ रहे होंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में 1 साल प्रीवियस का आपको डेटा मिलेगा। तो हो सकता है जब आप अभी पढ़ें या फिर आप कुछ दिन के बाद आप लेक्चर सुनेंगे तो हो सकता है कि डेटा चेंज हो जाए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यह डेटा जो है वह इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है। हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जब डिस्कस किया था तो 1-2 ऐसे कमेंट आए थे कि अभी कुछ और इसकी स्थिति है, आपने कुछ और डिस्कस किया है, लेकिन यह डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें 1 साल पुराना डेटा रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान है 39वां। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीडीपी का सिर्फ 0.64% है, यानी कि कुल जो जीडीपी है भारत के जीडीपी का सिर्फ 0.6% हिस्सेदारी जो है वह हम रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट और अनुसंधान पर खर्च करते हैं। एमएसएमई कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। वर्तमान समय में 23.24 करोड़ लोग एमएसएमई में कार्यरत हैं। भारत की श्रम बल भागीदारी दर कितनी है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर है 50.4%। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितनी है? तो 47.2%। ठीक है, भारत की श्रम बल भागीदारी दर 50.4% और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 47.2%। रोजगार में कृषि का हिस्सा, रोजगार में कृषि का हिस्सा 2023-24 में 46.1% हो गया है, जिनमें महिला श्रमिक 64.4% और पुरुष श्रमिक 36.3% हैं।
रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 11.4% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.7%। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे रोजगार में कृषि का हिस्सा 46.1%, रोजगार में विनिर्माण का हिस्सा 11.4% और रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 29.7%, यानी कि लगभग सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 30%। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यहीं पे समाप्त होता है और इसका जो PDF है वह हमारे पेड बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी देखा जाए तो BPSC प्रीलिम्स हो या फिर आने वाले समय में मेंस एग्जामिनेशन हो, उससे संबंधित लगातार वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं। और अगर आप लोग हमारे 71वीं BPSC प्रीलिम्स पेड बैच में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो पेड बैच में आप लोग जुड़ने के लिए 8375934036 या 9870564701, ये दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए 500 रुपया इसका चार्ज है 1 ईयर का। इसमें सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे और इसके तहत जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे प्रीलिम्स के लिए वो सभी नोट्स और जो भी मटेरियल होंगे वो सभी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।